हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए गणित में अनसॉल्व पेपर हल करवा रहे थे। 2022 का 7वां सेट चल रहा था। इसके 5वें प्रश्न की शुरुआत करनी थी। आइए देखते हैं। 5वें प्रश्न में हमको क्या देखने को मिलता है कि पहला क्वेश्चन है, निम्न सारणी में एक गाँव के 100 गेहूँ के खेतों की उपज क्विंटल प्रति हेक्टेयर में दी गई है और क्विंटल प्रति हेक्टेयर माध्य उपज ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें कुल मिला के माध्य ज्ञात करना है। उपज प्रति हेक्टेयर क्विंटल में ये दिखाई दे रही है, खेतों की संख्या दिखाई दे रही है। गौर करने वाली बात यह है कि 40 से 44 और 45 से 49 हो रहा है। ये सतत वर्ग अंतराल नहीं है। हमें यहाँ पे सारणी का सतत वर्ग अंतराल बनाना होगा। किस प्रकार से, आइए दिखाते हैं। हमने यहाँ पे वही टेबल बनाने की कोशिश की है। सारणी में यहाँ पे जो उपज प्रति हेक्टेयर है उसे नहीं लिखा है, पर खेतों की संख्या तो सामान्य सी बात है, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो लिख दिया जाएगा। हम यहाँ पे लिखने वाले हैं सारणी का सतत रूप। ठीक, सतत रूप में देखेंगे होता यह है कि यहाँ पे देखें 44 उच्च सीमा है, यहाँ पे 45 निम्न सीमा है। इसका हमेशा जब भी कोई सारणी बनाई जाती है उसका हमेशा अंतर एक ही हमें मिला है अभी तक। ये जो 44 और 45 का अंतर है वो एक है। इस अंतर एक का आधा होता है 0.5 और इस 0.5 का ही खेला है। क्या खेला है कि जो भी निम्न सीमाएं होंगी उनमें इसे घटा दिया जाएगा, यानी कम को और कम किया जाएगा। जो भी उच्च सीमाएं होंगी उनमें ये जोड़ दिया जाएगा, यानी ज़्यादा को और अधिक ज़्यादा किया जाएगा। कैसे? जैसे यहाँ पे 40 दिखाई दे रहा है। 40 में अगर आप 0.5 को घटाते हैं तो हासिल लेकर यहाँ पे आ जाएगा 10। 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा है 9, 9 बच जाएगा, यहाँ बचा है 3, तो ये 39.5 मिल जाता है। और उच्च सीमा की बात करें जो 44 है उसमें इसको जोड़ा जाएगा, घटाया नहीं जाएगा, जोड़ा जाएगा, तो ये 44.5 हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे जो 4 के सामने वाली है ये 39.5 से 44.5 हो गई है। ओके, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो 45 दिखाई दे रहा है जो कि निम्न सीमा है उसमें 0.5 को घटाना है। हासिल लीजिए, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा है 4, यहाँ पे बचा है 4, ये 44.5 आ जाएगा जो कि इसके जैसा मिलने लगेगा 44.5। और इस 49 में जोड़ेंगे तो 49.5 हो जाएगा। 50 में से अगर आप घटाते हैं तो वो 49.5 हो जाएगा और 50 के साथ 54 है, ये 54.5 हो जाएगा। ये जो 55 है उसमें से घटाएंगे तो 55 जो है ये 54.5 हो जाएगा, 54.5, और ये 59 जो है वो 59.5 हो जाएगा। यहाँ पे जो 60 है उसमें घटाया जाएगा तो ये 59.5 हो जाएगा और ये 64.5। ये वाला हिस्सा जो 65 है वो 64.5 हो जाएगा और लास्ट वाला 69.5 हो जाएगा। तो ये हर बार जोड़ना, हर बार घटाने की प्रक्रिया है। आपको अगर ये समझ में नहीं आए, थोड़ा प्यार से इसको आराम से सीखिए। ठीक, बार बार कीजिए और लिखिए और आप सीख जाएंगे, मुझे बिल्कुल उम्मीद है। अब हम आ जाते हैं x की वैल्यू निकालने पर, क्योंकि खेतों की संख्या तो f ये है, x का मान निकालना भी बाकी है। उस x का मान निकालने के लिए हमें इनको जोड़ना होगा और उसे भाग करना होगा। और उससे पहले हम चाहेंगे कि इसका अंतर हमको पता चल जाए कि कितना अंतर है। तो इसमें से इसको घटा देते हैं। 44.5 में से 39.5 को घटा रहे हैं, ये ख़त्म हो गया। हाथ से लेंगे 14, 14 में से 9 गेन 5 और 3 में से 3 गेन ख़त्म। और जहाँ तक समझ में आ रहा है कि हर जगह पे अंतर अपना 5 का है, इनका 5 का। अब
बात करेंगे इनके जो x की वैल्यू है वो कैसे निकलेगी। 39.5 और 44.5 को जोड़ा जाएगा। 5 5 10 का 0 हासिल लगे 1, 9 1 10 हो जाएगा, 10 4 14 4 हासिल लगे 1 और 4 3 7 हो रहा तो उसमें 1 जुड़ जाएगा हासिल 8 हो जाएगा 84। उसको आधा करना है हमको, 2 से काट देंगे तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 यानी 42 मिल जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पे 42 हो गई है और जो हमने ये अंतर 5 निकाला था ना वही 5 5 जोड़ते जाइए, इस x की वैल्यू मिलती जाएगी। प्रश्न बेहद आसान हो जाएगा। तो इसमें 5 जोड़ते हैं, 42 5 47 5 52 5 57 5 62 5 67 हमने सभी निकाल लिए। अब जैसा कि समझ में आ रहा है कि अगर हमने इसको डायरेक्ट गुणा कराया तो इतनी भयंकर गिनती मिलेगी जो संभाले नहीं समझेगी। तो उससे बढ़िया है कि हम इसे पद विचलन विधि के रूप में लेके जाएं। तो यहाँ पे हम d की वैल्यू निकालते हैं जो कि x माइनस a होगी, लेकिन हम वो a मानना पड़ेगा, हम क्यों ना इसे a मान लें। ठीक, 42 में से 52 घटाने पर हमको -10 मिलेगा, 47 में 52 घटाने पर -5, यहाँ पे 52 में 52 घटाने पर 0, 57 में 52 घटाने पर 5 और इसमें 62 में 52 घटाने पर 10, 67 में 52 घटाने पर 15 मिल चुकी है। अब हमें एक FD वाला बनाना पड़ेगा हिस्सा, FD। ओके, 10 चौके 40 -40, 6 पंचे 30 -30, इसका तो 0 हो गया, 20 पंजे 100 और 23 दामा 300, 24 और 15 का गुणा, ये काफ़ी मुश्किल हो गया। चले कोई बात नहीं, 15 चौके 60 का 0 हासिल लगे 6, 15 दूनी 30 6 36 हो गया आसान। तो हमें करना ये है कि खेतों की संख्या हमारी कितनी है। अगर हम इसमें देखें तो एक गांव में 100 गेहूं के खेतों की उपज की बात की जा रही थी। तो अगर हम सीधे सीधे समझे तो सिग्मा f के बारे में कहा जा रहा था कि वो 100 है, हमें जोड़ना नहीं पड़ा, आसानी से मिल गया। इधर वाला काम थोड़ा देख लेंगे, जो 40 और 30 था वो माइनस में है, जुड़ जाएंगे 70 हो जाएंगे। ये लोग 100 200 300 400 हो गया, 4 3 760, 760 है, उसमें से 70 को घटा देते हैं, 0 हो जाएगा। 16 में से 7 जाएंगे तो 9 बचेगा और ये 6 बचेगा, तो 69। सिग्मा FD बराबर हो जाएगा 690। ओके, और अब हम इसमें लगाते हैं प्रश्न को, जो माध्य का सूत्र है, x बार इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F। ओके, और ये जो घटाया जा रहा था वो जोड़ दिया जाएगा। बस यहाँ पे पहले इसको लिखते हैं और नीचे 100 लिखते हैं, प्लस में ये 52 हो जाएगा। 100 से भाग करेंगे, 2 अंक पे दशमलव, 1 0 काट दो, 1 अंक पे दशमलव हो जाएगा, 6.9 प्लस 52 हो रहा है। और जब इसको जोड़ा जाएगा तो भैया कैसे जोड़ोगे आप, अगर आपको जोड़ना नहीं आ रहा तो ये 6.9 कुछ इस प्रकार से जुड़ता है। ठीक, यहाँ 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 58.9 ये हो गया माध्य। तो हमसे भी पूछा जा रहा था कि माध्य प्रति हेक्टेयर, ठीक है, क्विंटल प्रति हेक्टेयर माध्य उपज, तो इतना माध्य उपज बराबर 58.9 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ये हो गई सवाल। वैसे प्रश्न काफ़ी लंबा रहा, मतलब जल्दी नहीं आ पाया। अगला वाला प्रश्न भी काफ़ी अच्छा है, 8वें का ख है और लंबा होने वाला है। आपके पास रैखिक समीकरण युग्म को हल करने को यहाँ पे कहा जा रहा है। 7x - 2y बटे xy है,
बराबर 5 है तथा 8x प्लस 7y बटे xy बराबर 15 है। हमें करना ये है कि 7x माइनस 2y बटे xy बराबर 5 में थोड़ा सा कर देना है कि 7x बटे xy माइनस 2y बटे xy बराबर 5 कर देना है। x कटेगा y कटेगा, यहाँ पे 7/y, ठीक, और माइनस 2/x बराबर 5 हो जाएगा। ठीक, दूसरे वाले भाई साहब को भी लिखना है और इसको समीकरण नंबर 1 ही कह देते हैं। और 8x प्लस 7y और इसे xy बराबर 15 कह लेते हैं। ठीक, और आगे क्या होगा, 8x प्लस xy बटे xy प्लस 7y बटे xy बराबर 15 हो जाएगा, y कट जाएगा, x कट जाएगा और 8 बटे y प्लस 7 बटे x बराबर 15 हो जाएगा। 2 कह लिया जाए और अब क्या किया जाए, इसमें 1 बटे y 1 बटे x जो दिखाई दे रहा है उसको थोड़ा सा हैंडल किया जाए। कैसे कि 1 बटे y बराबर a मान लो, इसको अदला बदली करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही मान लो, सब चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और 1 बटे x बराबर b, यहाँ पे लिख लो माना, और ऐसा मानते ही यहाँ हमारे से मिल जाएगा 7a माइनस 2b बराबर 5, 7a माइनस 2b बराबर 5। इसको प्रॉपर तरीके से समीकरण 1 मानना था, लेकिन चलो ठीक है, चलता है, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले से 8a प्लस 7b बराबर 15 बराबर, ये चौथा वाला हो जाएगा। और अब आ जाएगा मुख्य सवाल का हिस्सा। विलोपन विधि लगाने का मन है हमारा। इधर 7 से गुणा कर दें, इधर 2 से गुणा कर दें, 7 दूनी 14 बराबर हो जाएंगे। ठीक, तो करते हैं उसको। इसमें लिखना क्या होगा, यही कि समीकरण 3 में 7 से गुणा तथा समीकरण 4 में किससे गुणा हो जाएगा, 2 से गुणा। ठीक है, करने पर यहाँ पे 7 से गुणा, 7 7 49 a, 7 दूनी 14 b, 7 5 35। ओके, इसको बना दे 5, बहुत समीकरण बना रहे हैं। 2 से गुणा, 2 8, ये 8 दूनी 16 होता है और 7 दूनी 14 b, और 15 दूनी 30 होता है। समीकरण नंबर 6, और समीकरण 5 और 6 को जोड़ने पर समीकरण 5 व 6, सॉरी 6 तो ये बनेगा, को जोड़ने पर जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 49 बन जाए भैया, 49a माइनस 14b बराबर 35 है, और यहाँ पे 16a प्लस 14b बराबर 30 है। जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, क्योंकि इसीलिए तो ये सब किया था। और इनको आइए थोड़ा सा कर लेते हैं। ए ऐसे रहेगा, 9 6 15 5 हाथ से लगे 1, ओके, 4 1 5 1 6, इधर 65 ही तो हो रहा है, और a बराबर हमको मिल रहा है 65 बटे 65 कट कर 1। ओके, अच्छी सवाल थी। अब a का मान समीकरण 3 में रखने का। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे a का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं। तो उसके पास 7 है, उसमें 7 की a की जगह 1 रख दिया, माइनस 2b है बराबर 5 है। 7 1 7 माइनस 2b बराबर 5, माइनस 2b बराबर 5 माइनस 7,
-2b बराबर यहाँ पे -2, माइनस माइनस कैंसिल, b बराबर 2/2 कट गया, b बराबर 1। ओके, हमने 1/y बराबर a माना था, ठीक। चूँकि 1/y बराबर a है और 1/y a का मान कितना है, 1 मिला है, ठीक है, a बराबर 1, ठीक। तो y बराबर इसे भी उल्टेंगे तो 1 ही रहेगा। और दूसरा वाला भैया क्या था कि 1 कहाँ चला गया, अरे नहीं यार, 1/x बराबर b था और 1/x b का मान हमको मिल गया था 1, चूँकि b बराबर 1 है तो x बराबर हो जाएगा 1 ही रहेगा। अतः समीकरणों के हल हमारे x बराबर 1, y बराबर 1 हैं। हो गया सॉल्व। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज़ लाइक कर दें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। अगला वाला जो प्रश्न है वो रचना करना है और त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 45 अंश हो और एक समरूप त्रिभुज A'BC' की रचना कीजिए जिसके संगत भुजाएं त्रिभुज ABC की भुजाओं की 3/4 हो। 3/4 का मतलब हो गया कि नया वाला जो त्रिभुज बनेगा वो छोटा बनेगा। अगर अंश छोटा हो तो नया त्रिभुज छोटा बनता है, ठीक है, इतना याद रखना। और रचना के पद संक्षेप में लिखिए, बहुत ही प्यारा प्रश्न है और संक्षेप में हम लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। तो प्रश्न की शुरुआत कहाँ से करोगे, पहले तो हम यहाँ पे डाल देते हैं कि प्रश्न नंबर कौन सा है। वो है अपना 5 का गा वाला प्रश्न, 5 का गा है, ओके। इसमें जो चीज़ें दी गई हैं वो है त्रिभुज ABC में आपका BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 3 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 45 अंश दिया गया है, ओके। तो पहले तो रचना करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। रचना की और जो 3/4 है उसको तो अपन समझ ही लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। तो रचना करना शुरू किया जाए। तो अपने पास पटरी है नहीं, मतलब कहीं खो गई है, तो इस वजह से इसी से हम काम चला लेते हैं। तो देखो भैया, सबसे पहले तो BC खींचना 6 सेंटीमीटर, बड़ी भुजा को ही खींचना अच्छा होता है। यहाँ पे अपना 0 होगा, यहाँ पे अपना 6 होगा, तो ये कुछ इस प्रकार से खिंचाएगा। और थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा भारी अंतर नहीं हो, यही ध्यान देना कि ये हमारा B हो गया, यहाँ पे हमारा C हो गया और B पर ही 45 अंश का कोण बनाना है। तो कोण को आप अगर गोला प्रकार से ही बनाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं बना देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कैसे बनता है। तो पहले तो हम इस पर रखेंगे और घुमाएंगे ताकि हम 120 तो पहले 60 तो बना पाएँ, ठीक है। ये हमने 60 अंश का बना दिया, ये हमने 120 बना दिया, ये हो गया 90 का। और 90 वाले जो हो उसको बहुत हल्के से मिलाना है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, या फिर डॉट डॉट करके मिला देना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 45 बनाना है तो 90 और यहाँ पे 0 जो है इसके बीच में, ये तो कम ज़्यादा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसा खींच देना यहाँ वाले बिंदु पे, ठीक, यहाँ वाले बिंदु पे रखना, मिला देना। और इसमें किसी भी चीज़ को मिटाना मिटाया नहीं जाता है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। और ये 45 अंश का कोण बन गया, ये 45 डिग्री हो गया। B से A की दूरी जो है 3 है, तो हमको यहाँ पे 3 ऐसे निशान नहीं लगाना है, ये नापना है
और ऐसे नाप के तब निशान लगाना है, ठीक। और अब इसको मिटाने की ज़रूरत नहीं है, उसको पड़ा रहने दो। यहाँ पे ए हो गया और इसको मिला देते हैं, ये हो गई बात है। अब रचना के चरण संक्षेप में करने कहा जा रहा है तो संक्षेप में ही लिखेंगे। देखिए कुछ किस प्रकार से हम लिखते हैं रचना के पद। हम लिखेंगे त्रिभुज ABC की रचना की, जहाँ जो अपना BC है वो 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण ABC बराबर 45 अंश तथा BA बराबर 3 सेंटीमीटर है। ऐसा करके हम लिख देंगे। हो गया, हमने कर लिया इतना। अब अगला जो चरण आता है वो आता है कि न्यून कोण बनाने वाला। और न्यून कोण किधर की ओर बनता है? B से होता हुआ ऐसे कोई खींच सकते हैं हम, ये, ठीक। यहाँ पे X हमने एक किरण खींची है, इसको हम क्या लिखेंगे? ये दूसरे वाले पॉइंट में लिखेंगे BX एक किरण खींची, किरण खींची, इतना सा लिख लेंगे। न्यून कोण बनाते हुए तो खींचते ही हैं, वो तो बात अलग है। और BX पे हमको 4 निशान लगाना है, क्योंकि 3:4 था, 3/4 था, तो उसका 4 निशान हमको चाहिए। पहला वाला हमने ले लिया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अब इसको M1, M2, M3, M4 ऐसा लिख लेते हैं। और इसमें आते हैं रचना के पद में। तीसरा वाला हमने लिखते हैं, हम लिखते हैं BX पर M1, M2, M3, M4 4 चिन्ह अंकित किए, जो कि अंकित किए, जो कि इस प्रकार हैं कि, इस प्रकार हैं कि B से जो M1 है वो बराबर M1 M2 बराबर M2 M3 बराबर M3 M4, ये डिस्टेंस बराबर है, ये लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है? हमें M4 को C से मिलाना है, ये रहा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे चौथा वाला, M4 को C से मिलाया। ओके, अब हम क्या करेंगे? 3 से एक समांतर रेखा खींचेंगे जो इस पर जाएगी। समांतर रेखा खींचने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इसको लेंगे, ऐसे हम एक बार चाप लगाएंगे और इसको लेंगे, एक चाप ऐसे लगाएंगे, फिर इसको नापेंगे कि ये कितना बन रहा है। बड़ा कर सकते हैं, नाप लिया और यहाँ पे रख करके निशान लगा दिया। जहाँ पे भी निशान लग गया वहाँ पे, मतलब यहाँ पे लगा था, यहाँ पे मिलाते हुए एक समांतर देख लेना है। यहाँ को यहाँ से मिलाना है, फिर देख लेना है समांतर है कि नहीं, और लग रहा है कि समांतर है तो हमने खींच दिया। 16 थोड़ा सा तिरछा हो गया था भाई, थोड़ा सा वीडियो बनाते वक्त तिरछा हो जाता है, सॉरी इसके लिए। और अब हम इसमें लिखेंगे क्या? 5 वाला पद जो है वो M3 पर M4C के समांतर रेखा खींची, जो BC को C डैश पर मिलती है।
काटती है या फिर मिलती है। ओके, यहाँ पे सी डैश पे मिलती है। फिर हमें क्या करना है, सी डैश पर एक समांतर रेखा खींचनी है। उसके लिए हम यहाँ पे एक चाप लगाएंगे, एक और चाप यहाँ पे लगाएंगे, फिर इसे नापेंगे और ये नापते बन नहीं रहा है, प्रॉब्लम हो गई है। हो गया, लगभग लग रहा है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा इसमें कम अच्छा हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस ध्यान देना कि पैरेलल ही खींचो। लग रहा है कि पैरेलल है तो समांतर है, नहीं थोड़ा सा कम लग रहा है यहाँ पे, पर काम चल जाएगा, कोई बात की बात नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आके काटे, नहीं तो सोचने लगो कि वहाँ पे काटेगा क्या, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब आ जाता है अगला बिंदु, जिसमें हम क्या करते हैं कि सी डैश पर बी ए के सी से ए ना, सी ए के समांतर रेखा खींची जो बी ए को ए डैश पर मिलती है। तो हो गया ए डैश बी सी डैश, ठीक है। जो प्राप्त त्रिभुज ए डैश बी सी डैश ही अभीष्ट त्रिभुज है, और काम ख़त्म हो गया। रचना इतनी छोटी सी रचना के पद इतने बड़े से, और बस अब इसमें कुछ नहीं करना है, हो गया। अगला जो प्रश्न है वो है घ नंबर प्रश्न, जिसमें 7 सेंटीमीटर भुजा के ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया जाता है। छीली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी कि जो लकड़ी छील कर निकाली गई है उसका आयतन हमसे पूछ रहे हैं। तो इस प्रश्न को किस प्रकार से हल करना है वो समझना है हमें। तो हमारे पास प्रश्न का संख्या डाल देते हैं, 5 का घ है। इसमें दिया गया है एक ठोस लकड़ी, घनाकार लकड़ी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे घनाकार लकड़ी की जो भुजा है वो हम लिखेंगे, और वो ए बराबर 7 सेंटीमीटर है, ठीक। अब मैं थोड़ा सा एक चित्र बना देना चाहूँगा। ये घनाकार लकड़ी है, अगर इसमें से काट के आप महत्तम आकार का कोई निकालना चाहते हैं गोला, ठीक, तो वो उसमें मतलब मैं चित्र तो बना नहीं पाऊँगा उतना अच्छा, पर काम चलाओ समझिए कि कुछ ऐसा बनेगा। तो कुछ यूँ होगा कि इससे बनाए गए महत्तम, इसको छीलकर, इसको छीलकर बनाए गए महत्तम गोले का जो व्यास होगा वो लकड़ी के भुजा मतलब घन के भुजा के बराबर ही होगा। तो व्यास डी बराबर हम कह सकते हैं वो 7 सेंटीमीटर ही रहेगा। और अगर हम यहाँ पे इसकी त्रिज्या की बात करना चाहें तो वो 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम इसमें से कहेंगे छीली हुई लकड़ी का आयतन, ऐसा हम कुछ कहना चाहें, यानी इधर वाला एरिया जो काट के निकाला गया उसका आयतन निकालना चाहें, तो हम लिखेंगे छीली गई लकड़ी का आयतन, ये कहेंगे। और इसके लिए हो जाएगा घन का आयतन, घन का आयतन माइनस गोले का आयतन, गोले का आयतन, यही तो कहेंगे हम, ठीक है। तो घन का आयतन माइनस घन आपका गोले का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब होता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है।
अब a क्या है मतलब 7 की घात 3 हो जाएगा माइनस 4/3 हो जाएगा गुणते 22/7 हो जाएगा और यहाँ पे 7/2 7/2 7/2 3 बार हो जाएगा। एक 7 कट जाएगा, 2 से काट देंगे 11 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 2 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा ये, और ऊपर हमको यहाँ पे 7 7 49 7 343 होता है। तो बहुत आसान है, 343 लिख लिए माइनस, और ये 7 7 49 और 11 गुणक सॉरी यहाँ पे 3 था, गलती हो गई हमसे। 7 7 49 और 11 का गुणा करेंगे बटे 3 रखेंगे, तो 7 11 गुणते 7 7 49/3 हो रहा है। इसका गुणा कराते हैं और भाग करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम घटा देंगे। तो 343 को ऐसे रहने देते हैं माइनस इसका गुणा करा लेते हैं, ठीक है, रफ में काम कर लेते हैं। ये 49 है, उसमें 11 से गुणा कर लेंगे, 11 9 99 के 9 हासिल लगे 9, 11 चौक 44 44 44 और 9 9 4 13 3 हासिल लगे 53 हो रहा है। यानी कुल मिला के कितना मिल रहा है 539/3। अब ये जो 539 3 से भाग हो रहा है तो 3 एकम 3 हो जाएगा, कितना बचेगा 2, 3 7 21 हो जाएगा, बचेगा 2, और 3 से गए 3 8 24, 3 9 27 बचेगा 2 दशमलव यहाँ लेके 0 बढ़ेगा, 3 6 18, मतलब 6 बार बार आएगा। हम इसे 6 7 भी लिख सकते हैं। 343 माइनस 169.67 हम कह सकते हैं, और इसमें से कोई घटाना होगा, 343 में से इसको घटाना होगा। 0.00 लगा लेते हैं, इसको 7 ही कर लेते हैं। 10 में 7 गेंद 3, और यहाँ पे बचेगा 9 में 6 गेंद 3, और यहाँ पे बचेगा 2 हासिल लेंगे, 12 में से 9 गया, 12 में से 9 गया 3, यहाँ बचेगा 3 हासिल लेंगे 13, 13 में से 7 गया 6, और 2 में से 1 गया 1। 163.33 हम कह सकते हैं कि सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर हो जाएगा। परंतु बात यह है कि इस बुक में अगर आप देखेंगे तो आपको ये उत्तर देखने को मिलता है जो कि सीधे सीधा घन का उस गोले का आयतन होता है। तो इन्होंने कहा था छिली गई लकड़ी का आयतन निकालो, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा था कि इस बनाए जाने वाले महत्तम गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो कुछ कहे कुछ और रहे, निकाल कुछ और रहे, ये असमंजस की स्थिति बना रहे हैं। लेकिन आपको जैसा मैंने बताया इस प्रश्न को पढ़ते हुए उसको वैसा ही करना है, इनका रवैया नहीं अपनाना है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन की बारी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।